हाँ तो मित्रों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेज, जहाँ पे होती है भाई साहब पूरी यूट्यूब पे नंबर वन पढ़ाई। और अभी हमारी चल रही है नंबर वन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी चल रही है क्लास 7 की। और आज चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एयर, यानी कि हवा, यानी कि वायु। अच्छा जी, एनसीईआरटी में दर्शन करा दो इसके। बिल्कुल कराएंगे साहब। तो हिंदी वालों के लिए भी लेके आया हूँ आज मैं हिंदी की किताब वायु, और इंग्लिश वालों के लिए तो हमारी चली रही थी एयर। ठीक है, तो ये चैप्टर हम पूरा करने वाले हैं। चलो लेट अस डू इट। बढ़िया तरीके से करेंगे, एकदम आराम आराम से भाई, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में जो है ना, हम हवा के बारे में पढ़ेंगे। हवा आज तक तुमने देखी भी नहीं होगी, बस महसूस की होगी, लेकिन आज उसके बारे में समझोगे कि हवा क्या क्या करती है जिंदगी में। हवा के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत बारिश कैसे होती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और मजा आ जाएगा एकदम, मतलब मस्त, एकदम मजा आएगा, आनंद आ जाएगा जिंदगी का। आप बोलोगे इतनी सारी चीजें हमारे आसपास में रोज होती है, हमको पता नहीं है। हाँ जी, तो भाई साहब क्या है नाम चैप्टर का? एयर। एयर देखो यहाँ पे इस फोटो में दिख रही है, ये वाली, ये घूम रही जो है ना, जो दिखती नहीं है हमको, हवा। और उसकी वजह से सारे पौधे वौधे हिलते हैं, हम भी कभी कभी हिलते हैं, ऐसे ऐसे हिलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या हम? हवा, एयर। और एयर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखो, हमारा एटमॉस्फेयर जो ना, हमारी धरती के ऊपर, जब भी तुम खड़े रहते हो धरती के ऊपर, तो तुम एक चीज कंटिन्यूअसली करते रहते हो। आदमी एक चीज हमेशा करता रहता है, वो है सांस लेना। और अगर वो सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा। तो वो सांस हमेशा खुली हवा में ही ले सकता है। हवा में क्या बोलते हो तुम? सांस हमेशा खुली हवा में लिया जाता है। एकदम साफ हवा में सांस लेने का बहुत मजा आता है। दिल्ली में सांस लेने में बिल्कुल मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह हवा गंदी है। तो इसका मतलब हम सांस लेते हैं हवा में, है ना। और हवा में सांस लेते हैं हम, सांस में क्या खींचते हैं अंदर? हम ऑक्सीजन खींचते हैं मित्रों। हम कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं खींचते ना? पक्का ना? पक्का एकदम, ऑक्सीजन ही खींचते हैं। हाँ, तो इसका मतलब भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में है, ऑक्सीजन भी हवा में है। तो दो चीजों का तो हमको पता है। इसका मतलब और भी बहुत सारी गैसें हवा में होगी। हाँ भाई बिल्कुल होगी। तो ये जो सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये वो, बाकी हम देखेंगे कौन कौन सी गैस है, वो सारी मिला के जो हवा बनती है ना मित्रों, उस हवा को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो क्या बोला गया इसके बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में? अर्थ कवर्ड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज मैंडेटरी फॉर सर्वाइवल। यानी जो हमारी धरती है, हमारी अर्थ है, हमारी धरती माता, ये धरती मेरी माँ है। तो वो धरती जो माँ है, वो माँ ने ऊपर जो चुनड़ी ओढ़ रखी है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अच्छा जी, ब्लैंकेट ऑफ एयर है, यानी कि हवा की एक चद्दर है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा आवश्यक है जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एटमॉस्फेयर जरूरी है सनम। अच्छा, एक और गाना है, एक और गाना। भाई साहब एक बात बताऊं, मैं बॉलीवुड जो है ना हमारा, बॉलीवुड तुमको ये लगता नहीं होगा, तुमको लगता होगा फालतू गाने बनाता है, लेकिन नहीं भाई साहब, बॉलीवुड का जो गाने बनाने वाला है ना, वो ज्योग्राफी पढ़ के आया। क्योंकि एक गाना मेरे याद आया अभी, वो भी भाई साहब ज्योग्राफी के हिसाब से बना हुआ। देखो, हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की ये रुत बड़ी सुहानी। अरे वाह, इस गाने में क्या क्या बात की गई? इस गाने में हवाओं की बात की गई है, इस गाने में फिजाओं की बात की गई है, इसमें रुत यानी ऋतु की बात की गई है। और भाई साहब सच बताऊं तो भाई, ये तीनों चीजें हवा से होती है। मतलब हवा चलेगी तो उससे फिजा, फिजा का मतलब बादल, बादल ये आएंगे। और ऋत यानी कि बरसात की, बारिश की ऋतु। और ठंड में ठंड लगती है हमको, ये कहां से? हवा से होता है सारा काम। अच्छा, तो मतलब इस गाने बनाने वाले को भी पता था ज्योग्राफी का? हाँ भाई, तो भाई तुमको भी पता होना चाहिए। अच्छा हाँ, इट गिव्स अस एयर टू ब्रीथ एंड बैलेंस सन हीट। जो एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे थे, खो मत जाना गानों में, है ना। ऑल इंडिया रेडियो मेरा चालू रहता है, लेकिन उसके साथ में तुम्हें ध्यान रखना होगा पढ़ाई पे। तो एटमॉस्फेयर की जिसकी हम बात कर रहे थे, ये क्या करता है? ये हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, एयर देता है। अच्छा जी, ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है मैंने ये हमारे अर्थ का सरफेस है, और ये देखो ऊपर जो सफेद सफेद तुमको दिख रहा है, ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर है, पूरा सफेद सफेद यहाँ तक फैला हुआ है ना। और देखो बादल भी हवा में, ये एटमॉस्फेयर में बादल भी है, नीचे नीचे ये हमारे खेत खलियान ये सब है। और यहाँ ऊपर से मैंने दिखाया बादलों के ऊपर से, कि एटमॉस्फेयर बादलों के भी ऊपर रहता है ना। बादलों तक ही सीमित नहीं है, बादलों के ऊपर ही बादल। तो देखो ये नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ तक ये नीला नीला जो दिख रहा है तुमको, यहाँ तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। और ये जो नीला नीला तुमको दिख रहा है ना मित्रों, ये देखो धरती के ऊपर छोटी सी नीली सी, एकदम ये नीली नीली पट्टी जो दिख रही तुमको, ये नीली पट्टी जो तुमको देख रही है, इस नीली पट्टी को जब तुम ऊपर देखते हो आसमान में, जब तुमको आसमान नीला नीला दिखता है, तो वो नीली पट्टी ये होती है मित्रों, ये वाली, है ना। इतनी सी होती है ये, लेकिन हमको इसी वजह से आसमान नीला नीला दिखता है, ये एटमॉस्फेयर है। अच्छा, अब बात करते हैं भैया एटमॉस्फेयर, जो हमने सुना, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर, जिसको बोलते हैं हम वातावरण। तो ये जो वातावरण है हमारा, इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? क्योंकि मैंने बताया, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए, वो भी इस वातावरण से लेते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो भी इसी वातावरण में छोड़ते हैं।
और भी बहुत सारी गैसें इसमें होती है, बहुत सारी गैसें, बहुत सारी, अरे बहुत सारी रे, अरे मित्रों बहुत सारी गैसें मिलके और फिर सारे को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, ठीक है साहब। तो देखते हैं भाई कौन कौन सी गैस है। तो देखो मैंने इसके लिए एक बढ़िया सा डायग्राम बनाया जिससे तुमको पता चलेगा कि भाई आधे से ज्यादा डायग्राम तो लाल रंग में है। लाली मेरी मात की जित देखूं तित लाल। हाँ भाई, तो मैं भी जित देख रहा हूं उती मेरे को लाल ही लाल दिख रहा है ना, लाल ही लाल दिख रहा है, लाल लाल लाल। तो भाई ये लाल क्या है? तो भाई ये लाल जो है ना ये नाइट्रोजन है। यानी कि धरती को, अगर पूरी धरती को तुम पूरा गोला मानो तो उस गोले में देखो आधे से ज्यादा यानी 75% से भी ज्यादा भाग में क्या फैली हुई है? वातावरण में। वातावरण में 75% से भी ज्यादा यानी कि टोटल 78%, वातावरण के 78% हिस्से में, एटमॉस्फेयर के 78% हिस्से में नाइट्रोजन है भाई साहब। किंग है ये, किंग। नाइट्रोजन किंग है सबका क्योंकि सबसे ज्यादा है ये। अच्छा, तो पहले नंबर पे तो होगी नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे देखो 21% एटमॉस्फेयर में, 21% कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तो दूसरे नंबर पे कौन आएगी? ऑक्सीजन। यानी कि ये देखो भैया 99% टोटल एटमॉस्फेयर का तो दो गैसों ने ले रखा है, बुक कर रखा है। दो गैसों ने एकाधिकार कर रखा है 99% ऑफ एटमॉस्फेयर पे, जिसमें से 78% है नाइट्रोजन और 21% क्या है? ऑक्सीजन। अच्छा जी। फिर जो 1% बच गया, थोड़ा सा हिस्सा बच गया, उसमें सारी की सारी गैसें है क्या? उसमें वाटर वेपर है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है वो है। अच्छा ये 99% हुआ था, कितना हुआ था टोटल करके देख लो, 9 7 8 9, हाँ 99% हो गया, है ना। तो ये भैया फिर छोटी मोटी जो है ना आर्गन आर्गन ले रखी है, बाकी बचे हुए 1% में से आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये सारी चीजें बाकी बचे हुए 1% में से है। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो गैस है मेरे मित्रों, सबसे ज्यादा जो गैस है हमारे अर्थ पे वो है कौन सी? नाइट्रोजन। उसके बाद आती है ऑक्सीजन, उसके बाद कौन कौन सी आती है वो मैंने इस चार्ट में दिया, देखो। एटमॉस्फेयर गैसों से मिलकर बना होता है और हम देख रहे हैं कि हमारे धरती पे कौन सी गैस ज्यादा है, कौन सी कम है। नाइट्रोजन भाई साहब इतनी है 78% अप्रोक्स, ऑक्सीजन 21% अप्रोक्स ना, 21% यहाँ पे लिखा था, 21% यहाँ लिखा है। उसके बाद आर्गन आती है, तीसरे नंबर पे कौन आती है? आर्गन। ये याद रखना भाई साहब, ये क्रम शुरू की 3 4 तो याद रखना ही रखना है ना, 3 4 5 तक याद रख लो तो बहुत बढ़िया है। पहले नंबर पे नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे ऑर्गन और चौथे नंबर पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है और पांचवें नंबर पे आती है मित्रों नियॉन। क्या आती है? नियॉन। ठीक है, और स्टार्टिंग वाली 4 की तुम्हें परसेंट भी याद रखने होंगे अप्रोक्सीमेट। तो जैसे हमने बताया कि जो नाइट्रोजन है उसका अप्रोक्सीमेट परसेंटेज 78 है, ऑक्सीजन का अप्रोक्सीमेट है 21, क्योंकि 20.9 तो 9 को आगे राउंड ऑफ करेंगे 21 हो जाएगा। और उसके अलावा आर्गन जो है उसका अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है 1 या फिर 0.9, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है भाई? 0.03% मात्र, 0.3। ठीक है, तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, चौथे नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी याद रख लेना, बाकी मीथेन मीथेन याद रख लो, जरूरी भी नहीं है। अच्छा चलो, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में देखते हैं हम थोड़ा सा कि एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में क्या क्या है, वातावरण किन किन चीजों से मिलके बना है। जो चीज किसी चीज से मिलके बनी होती है उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। अच्छा, एयर यानी कि हवा जो हमारे आसपास में जो ले रहा हूं निकाल रहा हूं, इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, यानी इस हवा में बहुत सारी गैस होती है मित्रों, एक गैस से मिलकर नहीं बनी होती है, बहुत सारी गैसें होती है। अच्छा, नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, ये दोनों मिलकर ही 99% एटमॉस्फेयर का हिस्सा कवर कर लेते हैं। अच्छा, अदर गैसेस आर आर्गन 90.93% यानी 1% से भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई बहुत ही कम है 0.03%, एंड अदर्स बाकी सारी गैस मिला के 0.04% है, यानी कि बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आर्गन। नाइट्रोजन कितनी? 78%, ऑक्सीजन कितनी? 21% और आर्गन कितनी? 0.93% और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और भाई साहब बहुत कम है। अच्छा, और एटमॉस्फेयर में ना सिर्फ गैसें होती है मित्रों बल्कि डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कण भी होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? धूल के कण। किस में होते हैं? एटमॉस्फेयर में। अच्छा, धूल के कण मतलब धूल जो उड़ती है ना ऊपर, आंधी अल्डा देखते हो तो धूल उड़ती दिखती होगी एटमॉस्फेयर में, वो भी एटमॉस्फेयर में शामिल मानी जाती है। अच्छा अच्छा, तो हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देख लिया, रट लेना इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ले सकते हो, लेना चाहते हो तो, नहीं चाहते तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हारी मर्जी। अब देखते हैं भैया, हम एक एक गैस के बारे में पढ़ेंगे, जो बड़ी बड़ी गैसें जो हमने देखी, यानी कि नाइट्रोजन जिसने बहुत सारा हिस्सा हमारे एटमॉस्फेयर का कवर करके रखा हुआ है, तो उस नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, इस तरीके से हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो नाइट्रोजन को मैंने बोला है बिग ब्रदर, ये मैंने बोला है ना, ये तुमको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये मैंने समझाने के लिए बोला है। बिग ब्रदर क्यों बोला है? देखो,
भाई बिग ब्रदर तो है ही, 78% हिस्से पे इसने सारा कब्जा किया हुआ है एटमोस्फियर के, तो बिग ब्रदर तो हो ही जाएगी। तो इसीलिए मैंने लिखा है इसको बिग ब्रदर। तो नाइट्रोजन है वो बिग ब्रदर तो है ही है भैया। एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, 78%, 78% हमारे वातावरण में क्या है, नाइट्रोजन। लेकिन उसके साथ में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा एक योगदान भी है वातावरण में, पर्यावरण में। क्या है योगदान? कि जो पौधे होते हैं ना हमारे पौधे, वो नाइट्रोजन को काम में लेते हैं अपनी खाना वाना बनाने के लिए और अपनी साइज को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने विकास के लिए, ग्रोथ के लिए। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए इससे सारे के सारे हमारे जो पौधे हैं, पेड़ हैं, फसलें हैं, वो जो बड़ी होती है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। बिगेस्ट पोर्शन ऑफ एटमोस्फियर इज नाइट्रोजन, यानी कि हमारे वातावरण का सबसे बड़ा पोर्शन क्या है? नाइट्रोजन है। हमको पता है भाई 78% है। कितनी है? 78। कितनी है? 78। कितनी है? 78। कितनी है? 78। ओके। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर सर्वाइवल बट कांट टेक डायरेक्टली फ्रॉम एयर, यानी जो पौधे होते हैं उनको जीने के लिए, जिंदा रह, पौधों को अगर ये गाना सुनाओगे, पौधों से अगर ये गाना गवाओगे जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, तो वो कैसे गाएंगे? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम नाइट्रोजन जरूरी है सनम, ऐसे गाएंगे पौधे। लेकिन पौधे जो है वो नाइट्रोजन को सीधा नहीं ले सकते, यानी कि हवा से सीधा इस तरीके से नहीं ले सकते, बल्कि उनको नाइट्रोजन एक बदले हुए रूप में चाहिए। जैसे अब आप गेहूं जो है, गेहूं के दाने सीधा थोड़ी खा सकते हो, नहीं खा सकते ना। खाते तो हम गेहूं ही हैं, हम इंसान गेहूं ही खाते हैं। लेकिन क्या गेहूं निकले हुए वो दाने हैं, उन दानों को सीधा खा सकते हैं? ऐसे नहीं खा सकते। पहले उनको पिसवाएंगे है ना, पिसवाएंगे, फिर उनका आटा लगाएंगे, फिर उनकी रोटी बनाएंगे, फिर रोटी खाएंगे। यानी चीज भाई गेहूं ही है, लेकिन हम बदल के रूप में ही खा सकते हैं उसको, डायरेक्ट नहीं खा सकते। तो उसी तरीके से बेचारे पौधे भी नाइट्रोजन को सीधा नहीं खा सकते, इनको भी उसका रूप बदलना पड़ेगा। तो इसका रूप कौन बदलेगा? तो पौधे तो भाई चल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, है ना, एक जगह फिक्स रहते हैं। तो इसलिए पौधों की जगह कोई और इसका रूप बदलता है नाइट्रोजन का, फिर उसको वो खाते हैं। कौन बदलता है वो देखेंगे। बैक्टीरिया लिविंग इन द प्लांट्स रूट कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर टू यूजेबल फॉर्म ऑफ प्लांट्स। तो यारो मुझे माफ करना, मैं ज्योग्राफी में हूं। तो जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट, ये देखो पौधा है, ये पौधा है, तो इनकी जड़ जो होती है ना मित्रों, जड़, नीचे जड़, इस जड़ में क्या होता है, कई बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं। बैक्टीरिया, आप बोलोगे साहब जड़ में कैसे जन्मा बैक्टीरिया? भाई जड़ में बैक्टीरिया वैसे ही जन्मा जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे घर पे कई चीजें खाने की पैक, एकदम सील पैक डब्बे में रखी रहती है, एकदम पैक डब्बे में रखी रहती है, जिसमें कुछ नहीं घुस सकता। उसके बावजूद भी उसमें इल्लियां जन्म जाती है ना। समझ, तुम इल्ली जन्म जाती है ना, इल्ली बोलते इल्ली लग गई, फिर फेंकते उस चीज को। तो जिस तरीके से वो जन्म जाती है उस तरीके से इनकी जड़ में, क्योंकि जमीन जो रहती है ना, जमीन, मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। तो वो जब प्लांट लगाया जाता है, उसकी जड़ फैलती है, तो ये बैक्टीरिया इसमें आके रहने लग जाते हैं जड़ में। और फिर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं मित्रों, कि ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? प्लांट जिस चीज को काम में ले सके उसमें कन्वर्ट करते हैं ये नाइट्रोजन को। अच्छा, तो जैसे प्लांट की जड़ जो होती है मित्रों, वो अंदर भी रहती है, थोड़ी थोड़ी बाहर भी रहती है ना। तो नाइट्रोजन जो है वो इसके साथ, किसके साथ में, हमारी मिट्टी में भी थोड़ी सी घुलती है। और मिट्टी में जो नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इतनी ज्यादा है मित्रों, 78% पूरा हमारा एटमोस्फेयर नाइट्रोजन का है, तो नीचे जमीन जो है उससे टकराती तो होगी ना, तो उसमें भी आती होगी। तो ये क्या करती है, जड़ें इस नाइट्रोजन को, जड़ में जो बैक्टीरिया वो खींच लेते हैं और वो उसको बदल देते हैं। जैसे हम गेहूं के दानों को पीस के आटा लगा के रोटी में बदल देते हैं, उसको हम खाते हैं, उसी तरीके से ये बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को लेके उसको प्लांट के खाने लायक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर प्लांट उसको खाके और फिर अपना विकास करता है। इससे होता क्या है कि ये बैक्टीरिया तो प्लांट को देते हैं नाइट्रोजन, और ये प्लांट बैक्टीरिया को रहने के लिए देता है घर, क्योंकि ये इसकी जड़ में रह रहे हैं। तो ये एक तरीके से इसको किराया दे रहे हैं ना प्लांट को, कि भाई हम तेरी जड़ में रह रहे हैं, तो चल हम तेरे लिए नाइट्रोजन को बदल के तेरे लिए खाने की व्यवस्था करवा देते हैं। तो ये लिखा है यहाँ पे कि बैक्टीरिया लिविंग इन द प्लांट रूट कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर टू यूजेबल फॉर्म ऑफ प्लांट। अच्छा, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसको? जो बैक्टीरिया जब कन्वर्ट करते हैं ना नाइट्रोजन को, प्लांट जिसको काम में ले सके, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसका ये डायग्राम दिया हुआ है, फोटो लेना चाहो ले सकते हो। देखो एक डायग्राम ये है, बढ़िया सा, फोटो लेना इसकी। ये डायग्राम तुमको बनाना पड़ सकता है अगर कभी नाइट्रोजन फिक्सेशन का सवाल आए, जो कि मित्रों बहुत कम आता है, क्योंकि ये साइंस टाइप का सवाल है, तो इसलिए ज्यादा पूछते नहीं जीएस में। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें तो आने का सवाल ही नहीं है इसका डायग्राम का सवाल। तो देखो ये वाला एक और डायग्राम, इसकी फोटो ले लो। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऊपर हवा में नाइट्रोजन थी, नीचे ये बैक्टीरिया थे। देखो ये हवा में नाइट्रोजन थी, बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया ने इनको सेट किया, सेट करके फिर ये प्लांट्स ने जो है इनको खाया, और फिर प्लांट्स को किसने खाया? प्लांट्स को जानवरों ने खाया, और फिर उसका डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। डीनाइट्रिफिकेशन भी देखेंगे, नाइट्रोजन साइकिल पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, यहाँ पे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और ये भी एक है, इसका भी ले सकते हो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट। ओके,
लेकिन ये समझ लो अभी कि सीधे के सीधे जो है ना हवा से जो नाइट्रोजन है उसको पौधे काम में नहीं ले सकते, उनको उसको बदलना पड़ेगा। और बदलने का काम कौन करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं, और पौधे फिर उनको काम में ले सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी जीवन रेखा की, यानी कि लाइफ लाइन की। मित्रों, लाइफ लाइन कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगी तो तुम अभी के अभी और मैं अभी का अभी मर जाऊंगा, जी ही नहीं पाएंगे। तो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, ऑक्सीजन जरूरी है सनम। बिल्कुल है जरूरी। तो आदमी क्या करता है भाई? आदमी देखो, धरती है ना, धरती भाई साहब, धरती पे बैलेंस बहुत जबरदस्त है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। यानी कि हम तो इंसान क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन खींचते हैं, देखो ये खींच रहा है, और फिर हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर हम बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बार बताओ मेरे को, अगर हम ऑक्सीजन खींचते रहेंगे खींचते रहेंगे खींचते रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहेंगे निकालते रहेंगे निकालते रहेंगे, तो एक दिन तो ऑक्सीजन एकदम खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने सारी ऑक्सीजन खींच ली और हमने कार्बन डाइऑक्साइड भर दी। तो अब इसका बैलेंस कैसे बनेगा? तो बैलेंस देखो भगवान ने कैसे बनाया है कि इंसान तो ऑक्सीजन खींचता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, लेकिन फिर क्या होता है? पौधा जो है, पौधा वो कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और ऑक्सीजन निकालता है। कब? जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, यानी कि वो अपना खाना बना रहा होता है। यानी इधर तो इंसान ऑक्सीजन खींच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो इसने निकाली ये पौधा खींच रहा है, और फिर ये उधर से ऑक्सीजन निकाल रहा है, ऑक्सीजन को फिर इंसान खींच रहा है। तो ये भाई सिस्टम चलता रहता है। इंसान ऑक्सीजन खींच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा खींच रहा है, पौधा ऑक्सीजन निकाल रहा है, ऑक्सीजन को इंसान खींच रहा है, इंसान फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से पौधा खींच रहा है, पौधा फिर से ऑक्सीजन निकाल रहा है, ऑक्सीजन को फिर से इंसान खींच रहा है, इंसान फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से पौधा खींच रहा है, पौधा फिर से ऑक्सीजन निकाल रहा है, ऑक्सीजन को फिर से इंसान खींच रहा है। ये चलता ही रहता है सिस्टम। तो इससे बनता है एक बैलेंस। क्या बनता है मित्रों? बैलेंस। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन हैज सेकंड बिग चंक ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि ये देखो हमारा एटमॉस्फेयर है, पहला सबसे ज्यादा हिस्सा किसके पास है? नाइट्रोजन के पास में 78%, और 21% कौन रखता है एटमॉस्फेयर का हिस्सा? ऑक्सीजन रखती है। तो सेकंड बिगेस्ट चंक ऑफ द एटमॉस्फेयर किसके पास है मित्रों? यानी कि हमारे वातावरण का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा कौन अपने कब्जे में रखता है? ऑक्सीजन। अच्छा जी। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथ, रिक्वायर्ड टू ब्रीथ, है ना, टू ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब सांस लेना, सांसों से जीने का इशारा मिल गया। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को, प्रकाश संश्लेषण, जो कि हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो ये प्रक्रिया करते वक्त में वो ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं। अच्छा, कटिंग ट्रीज डिस्टर्ब बैलेंस। तो मैंने बताया था धरती ने एक बैलेंस बनाया हुआ, ये बैलेंस बना हुआ है। हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहे हैं और वो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। तो इससे एक बहुत मस्त बैलेंस बना हुआ रहता है। लेकिन जब हम पौधों को काट देते हैं मित्रों, तो हम इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं, और यही इंसानों ने गलती कर दी बहुत ज्यादा, पौधे काट काट के, है ना। ये देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर से निकली, किसने ली? ये इंसान ने ली। फिर इंसान ने क्या निकाली? कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसने ले ली? ये पौधे ने ले ली। तो ये बैलेंस एकदम बढ़िया चक्कर चल रहा है। इस बैलेंस को बिगाड़ दिया इंसानों ने। अच्छा जी, हाँ। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, सॉरी, हमने नाइट्रोजन के बारे में देख लिया, ऑक्सीजन के बारे में देख लिया। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण गैस है। हालांकि तीसरे नंबर पे जो गैस आती है मित्रों वो आर्गन आती है। पहले नंबर पे नाइट्रोजन आती है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आती है, तीसरे नंबर पे आर्गन आती है, और चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड आती है। लेकिन यह आर्गन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, आर्गन को नहीं पढ़ रहे, है ना। ठीक है। कितनी थी कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03% टोटल एटमॉस्फेयर में। तो होता क्या है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जो इंसान है और जो एनिमल यानी कि जानवर है, वो सभी के सभी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, यानी कि रिलीज करते हैं। जैसे हम सांस लेंगे, इन आउट, तो इन में मेरे ऑक्सीजन जाएगी, आउट में मेरे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। प्लांट यूज इट टू मेक फूड, यानी कि जो पौधे हैं, पौधे जो है हमारे, पौधे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पौधे, ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को अंदर खींचते हैं और उससे अपना वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। देखो ये CO2 को अंदर खींच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है, और फिर अपना खाना बना रहा है। तो हम इंसान और जानवर तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और पौधे उसको अंदर खींचते हैं। दिस क्रिएट परफेक्ट बैलेंस। इससे क्या होता है भाई, किससे बढ़िया बैलेंस बन जाता है। देखो मैंने दिखाया ना ये बैलेंस यहाँ पे, कि हम तो निकाल रहे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ये पौधा ले रहा है, और पौधा ऑक्सीजन निकाल रहा है, उसको हम ले रहे हैं। तो बढ़िया एकदम मस्त बैलेंस बना हुआ है। अच्छा जी। बट दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड फ्यूल लाइक कोल एंड ऑयल। तो भाई ये मस्त बैलेंस चल रहा था पहले तो, कि इंसान जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकालता उतनी पौधा खींच लेता, और पौधा जितनी ऑक्सीजन निकालता उतनी इंसान खींच लेता। लेकिन फिर हमने चालू किया, ये क्या किया, ये फॉसिल फ्यूल बर्न करना हमने चालू किया। फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जो है यानी कि पेट्रोल, कोयला, इस तरीके की चीजें हमने जलाना स्टार्ट की। अब इनके अंदर भी क्या होता है, कार्बन भरा रहता है, कार्बन। तो जब हम इनका जलाते हैं ना, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकाल रहे थे सांस ले लेके, फिर हमने जैसे पेट्रोल कोयला ये जलाना स्टार्ट किया तो इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर थी। अब भाई देखो पेट्रोल जो है, पेट्रोल मान लो एक बर्तन में डला हुआ है, एक बोतल में तुमने डाल रखा है पेट्रोल को, जब तक ये पेट्रोल नहीं जलेगा, बोतल में पड़ा रहेगा, तब तक इसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर ही पड़ी रहेगी, तो वो वातावरण में नहीं फैलेगी। लेकिन मान लो तुमने इसको मोटरसाइकिल में डाला और मोटरसाइकिल के पीछे वाले तो पीछे वाले से क्या निकलती रहेगी? धुआं। तो ये जैसे ही जलेगा इसकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और वो वातावरण में फैल जाएगी। तो यानी जब तक ये पेट्रोल कहां से निकलता है? जमीन के नीचे से। कोयला कहां से निकलता है? जमीन के नीचे से। तो जब तक ये जमीन के नीचे फिट पड़ा था, जब तक ये पड़ा था, इंसानों ने इसको निकाला नहीं, कोयला जमीन के नीचे दबा हुआ था, पेट्रोल जमीन के नीचे दबा हुआ था, तब तक मामला एकदम बढ़िया था, मामला एकदम सेट था, कोई दिक्कत नहीं थी। वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के नीचे स्टोर थी। लेकिन फिर इंसानों ने क्या किया? उसको निकाला जमीन से बाहर की। नहीं रे कोयले तू बाहर आ, मैं तेरे को जलाऊंगा। नहीं रे पेट्रोल तू बाहर आ, मैं तेरे को भी जलाऊंगा। तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब स्टोर थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को इंसानों ने बाहर निकाल के और फिर रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में। किसमें कर दिया? एटमॉस्फेयर में। और फिर उससे क्या हुआ? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई। पहले जो बैलेंस मस्त चल रहा था कि इंसान ने जितनी खींची उतनी पौधे ने दे दी और पौधे ने जितनी खींची उतनी इंसान ने दे दी। लेकिन अब ये बैलेंस बिगड़ गया क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को धरती पे बढ़ा दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत ही मस्त काम है, वो काम क्या है वो अभी देखेंगे हम, कि ये जो है वार्म ब्लैंकेट है। वार्म ब्लैंकेट का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब सूरज की गर्मी को सोख लेती है और फिर धीरे धीरे छोड़ती है। तो एक तरीके से हीटर रही है। अब थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड थी धरती पे तब तो बढ़िया मामला था। क्यों था बढ़िया मामला? क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी सूरज की गर्मी को सोख लेती थी दिन में, और फिर रात में जब सूरज नहीं होता था तो धरती को ठंडा नहीं होने देती थी, धीरे धीरे छोड़ती थी फिर उस गर्मी को। तो सुबह तक जब वापस सूरज नहीं उगता था तब तक धरती को गर्म रखती थी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत जरूरी चीज थी। लेकिन जैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दिया मित्रों, तो अब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी धरती पे। तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी गर्मी को सोखती है, और बहुत सारी गर्मी को सोखती है तो भाई दिन में सूरज उगने के बाद भी वो छोड़ती रहती है, गर्मी को सोख के रखती है। और इस वजह से क्या हो गया? हमारा जो धरती है, हमारा ग्रह जो है वो बहुत गर्म होने लग गया। अब की बार वाली गर्मियां तुमने देखी होगी तो भाई साहब यह गर्मी पड़ी है, यह गर्मी पड़ी है भाई, ऐसी जल रही है लोगों की, ऐसी ब्रुम ब्रुम हो रही है सारे, मतलब एसी चलाने के बाद भी गर्मी लग रही है भाई, इतनी खतरनाक गर्मी पड़ी। तो क्यों? क्योंकि हमने ये जीवाश्म ईंधन, हमने ये वायु प्रदूषण सब कुछ किया, एंड वी द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, हमने ऐसी तैसी कर दिया हमारी दुनिया की। अच्छा अच्छा अच्छा। इट अफेक्ट्स द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। कौन करता है? अर्थ का वेदर मतलब धरती का मौसम, और क्लाइमेट मतलब मौसम। वेदर का मतलब मौसम और क्लाइमेट का मतलब जलवायु, है ना। मौसम जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है और जलवायु बहुत लंबे टाइम की होती है। यानी मौसम जैसे हम बोलते हैं ना, आज कैसा मौसम है, ठंडा मौसम है, फिर गर्मी आती तो गर्म मौसम हो गया, फिर बारिश में क्या बोलेंगे? गीला गीला मौसम हो गया, गीला गीला सा समा, है ना। तो भाई हम जो बोलते हैं कि ये मौसम बदल रहा है, तो मौसम हर 6 महीने में बदल जाता है, लेकिन जलवायु भाई 30-40 साल में बदलती है, यानी बहुत लंबा टाइम लेती है। तो इसीलिए तो हमारी वो जो गाना भाई बॉलीवुड वाले गाना हमेशा सोच के बनाते हैं, उसने बोला था मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, थोड़े से मेरे को याद नहीं है ना। तो उसने मौसम क्या बोला? मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो मौसम इसलिए बोला भाई उसने क्योंकि उसको लगता था कि मेरा हीरो जो है वो जल्दी जल्दी बदल ना जाए। हाँ 30-40 साल में तो भाई जलवायु बदलती है, तो उसने ये नहीं बोला कि जलवायु की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, नहीं, उसको ये लग रहा था कि भाई ये जल्दी बदल जाएगा और ये जल्दी बदल जाएगा, ऐसा उसको लग रहा था। अब सामने वाले को वो लग रहा था नहीं लग रहा था वो जाने, लेकिन उसको लग रहा था ये जल्दी बदल जाएगा, तो उसने बोला कि मौसम जल्दी बदलता है तो इसका मतलब ये मौसम की तरह जल्दी ना बदल जाए। तो इसलिए मैं इसको पूछती हूँ कि भाई तुम मौसम की तरह तो नहीं बदल जाएगा, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है और ज्योग्राफी मैंने ये पढ़ा है कि मौसम जो है वो जल्दी बदलता है, हर 6 महीने से बदल जाता है, लेकिन क्लाइमेट यानी कि जलवायु ये तो 30-40 साल लगती है बदलने में। अच्छा जी, हाँ, तो मतलब बॉलीवुड वालों को भी ज्योग्राफी का पता है। हाँ तो मैंने बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अगर ज्यादा निकालेंगे हम, ज्यादा फॉसिल फ्यूल जलाएंगे, ज्यादा जीवाश्म ईंधन जलाएंगे, तो उससे धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो देखो धरती का टेम्परेचर कहां जा रहा है, देखो, अरे भाई साहब, और भैया ये तो थर्मामीटर में धरती का एकदम बुखार हो गया है। अरे भाई बुखार हो गया ये तो, धरती का तो बड़ा बुखार हो गया भाई साहब, ये देखो कितना इसका टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। हाँ भाई बुखार हो गया। और ये किसने किया बुखार? हम लोगों ने, इंसानों ने। अब ये तो हमने देख ली भाई गैसेस, जो मेन गैस थी एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा थी नाइट्रोजन, उसके बारे में हमने पढ़ा कि पौधों के लिए काम आती है वो, लेकिन पौधे सीधा नहीं ले सकते उसको, उनको बैक्टीरिया जो है बदल के देता है, ठीक है। दूसरा थी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन थी 78%, दूसरी जो नंबर की गैस थी वो थी ऑक्सीजन जो कि थी 21%। वो हमने देखा कि वो हमारे लिए जरूरी है, इंसानों के लिए, इंसान ऑक्सीजन के बिना काम नहीं कर सकते कुछ। और दूसरी चीज के लिए और ऑक्सीजन जरूरी है, वो है जलाने के लिए किसी भी चीज को। जब भी कोई चीज हम जलाते हैं ना धरती पे, तो बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती, है ना, तो ऑक्सीजन आग लगाने के लिए भी जरूरी है। और उसके अलावा में हमने देखी फिर तीसरे नंबर पे अगर हम क्वांटिटी वाइज अगर कोई गैस देखें, तो क्वांटिटी वाइज जो गैस 30 नंबर पे आती है वो आती है आर्गन। आर्गन गैस का परसेंटेज है
0.93% पूरे एटमॉस्फेयर का। लेकिन वो इतनी जरूरी नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रल गैस है। आर्गन जो है ना, ऑर्गन, वो न्यूट्रल गैस है, यानी वो किसी चीज के साथ में कोई ज्यादा प्रतिक्रिया करती नहीं है। तो आदमी कोई कुछ करता ही नहीं है तो उसको कोई नहीं पूछता भाई। आदमी, दुनिया उसी को पूछती है जो बहुत उत्पात मचाता है ना, बहुत टेढ़ा आदमी होता है ना, टेढ़े आदमी को दुनिया पूछती है, सीधे आदमी को कोई नहीं पूछता। तो इसलिए ऑर्गन बहुत सीधी थी। तो इसके बावजूद कि वो तीसरे नंबर पे आती है क्वांटिटी में, उसको किसी ने नहीं पूछा। सबने पूछा ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक उत्पाद करती है। क्या करती है? गर्मी बढ़ाती है भाई, गर्मी बढ़ाती है इसकी धरती की। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.03% है टोटल एटमॉस्फेयर की, उसके बारे में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं। 0.03% ऑक्सीजन निकल गया मेरे मुंह से। मजे ले रहा था तुम्हारे, मैं देख रहा था तुम ध्यान से सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो ध्यान से। तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन बोल दिया। तो जो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है वो धरती की गर्मी बढ़ाती है और बड़ी समस्या चल रही है आजकल कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसलिए हम उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। मेरे मित्रों, हिंदी में बात करूं तो मेरे मित्रों, मेरा प्यारा भाई बहनों, हिंदी में बात करूं तो मैं ये हिंदी की किताब मैंने खोली यहाँ पे, इसको मैं देखता क्या लिखा हुआ हिंदी में। हिंदी में लिखा वायुमंडल की संरचना। क्या लिखा भाई साहब? वायुमंडल की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, चलो करते हैं। तो वायुमंडल जो है मित्रों हमारा, आवर वायुमंडल, ये काहे खुल गया मित्रों? काहे खुल गया? इसकी दरकार ही नहीं है। हमारा जो वायुमंडल है मित्रों, हमारा जो वायुमंडल है वो कई भागों में बटा हुआ है। एनसीईआरटी वालों का देखो, अगर एनसीईआरटी वालों को तुम देखना चाहो तो वो भी दिखा सकता हूं मैं। देखो, इन्होंने कुछ ऐसा चित्र दिया है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने अपना नया चित्र लेके आया हूं मैं। नया एकदम नया। देखो, वातावरण जो है ना हमारा कई स्टेजेस में, यानी स्तरों में बटा हुआ है। स्तरों में बटा हुआ है। स्तर को क्या बोलते हैं? स्तर को बोलते हैं स्टेजेस, है ना? स्टेजेस। स्पेलिंग ठीक है क्या? देख लेना, STAGES। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण की संरचना कैसी है हम देखते हैं। वातावरण जो हमारा वो 5 लेयर में बटा हुआ है, 5 स्तरों में बटा हुआ है। कौन कौन सी है? सबसे पहली से स्टार्ट कर रहा हूं। पहली जो लेयर होगी ना मतलब पहली जो होगी वो नीचे से स्टार्ट होगी, नीचे से एकदम धरती के पास वाली कौन सी, फिर उसके ऊपर वाली कौन सी, फिर उसके ऊपर वाली कौन सी, फिर उसके ऊपर वाली कौन सी, ऐसी बात करेंगे। तो सबसे पहली जो लेयर है मित्रों वो है ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। दूसरी जो स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल। तीसरी मीजोस्फेयर, यानी कि मध्य मंडल। मध्य मंडल। चौथी है थर्मोस्फेयर, यानी कि ताप मंडल। पांचवी है एक्सोस्फेयर, यानी कि वायु मंडल। अब नाम हिंदी के इनके चेक कर लेते हैं क्या मैंने सही बोला है। तो देखो क्षोभ मंडल बिल्कुल सही बोला मैंने, समताप मंडल बिल्कुल सही बोला, मध्य मंडल एकदम सही, और बाह्य वायुमंडल ठीक है, और फिर बहिर्मंडल। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो ये है हमारा ट्रोपोस्फेयर। पहली जो है ना, पहली बार मुहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। तो जैसे उसके मुहब्बत पहली बार की कुछ समझ में नहीं आया, वैसे हो सकता है कई लोगों के जो पहली बार एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हो उनके भी कुछ समझ में नहीं आए। तो क्या करूं मैं? बस कुछ मत करना, मेरी बातों को सुनना और एक बार इसका रिवीजन कर लेना, फिर सब समझ में आ जाएगा। तो देखो जो एटमॉस्फेयर है ना भाई साहब, उसको 5 श्रेणियों में बांटा गया। 5। एक तो ये है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है। अब ये 5 तरीकों से कैसे बांटा गया? जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना ऊपर, तो हमने जब हवाई जहाज लेके जब हम पहली बार जा रहे थे, कि हमने जब सोचा था वैज्ञानिकों ने आज हम नाम निकालेंगे एटमॉस्फेयर की लेयरों का नाम निकालेंगे हम, तो जब वो ऊपर जा रहे थे अपना हवाई जहाज लेके, तो ऊपर जाते जाते उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं आसमान में और ऊपर जाते हैं, तो जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे जो है ना गैसों का प्रकार बदल जाता है, गैसेस का प्रकार बदल जाता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बदल जाता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर बदल जाता है, ये सारी चीजें बदल जाती है मित्रों। तो इसलिए वो बदलाव के हिसाब से कि जहां जहां पे चीजें बदली वहां पे उन्होंने उसको नया नाम दे दिया, और जहां तक वो एक जैसी थी वहां तक उसका पूरा वही नाम रहा। जैसे पहली हमारी लेयर है ट्रोपोस्फेयर, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल मित्रों? क्षोभ मंडल। तो यह क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर इसलिए बोलते हैं कि जो भी मौसम संबंधी काम होते हैं ना, जैसे बारिश हो गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, बर्फ गिर गई, ये हुआ वो हुआ, वो सारे के सारे काम हमारे होते हैं क्षोभ मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। यानी हमारे मौसम संबंधी आंधी, तूफान, बारिश, बर्फ, ओला वृष्टि, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स हैपेंस इन द ट्रोपोस्फेयर। अच्छा जी, ट्रोपोस्फेयर में ये सारे काम होते हैं। देखो यहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट मान लो 8 किलोमीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट, तो उससे भी ऊंचा है
12 से 18 किलोमीटर ऊंचा होता है क्या? ट्रोपोस्फेयर। कितना होता है? 12 से 18 किलोमीटर, यानी कि धरती का ग्राउंड जहां पे तुम खड़े हो वहां से लेकर 18 किलोमीटर ऊपर तक होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, यानी बादल कभी कितने ऊपर जा सकते हैं? 18 किलोमीटर ऊपर तक जा सकते हैं। अच्छा, ये हवाई जहाज यहाँ पे गलती से दिखा दिया इसने, इसके बुरा मत मानना, ये बेवकूफ है। ये हवाई जहाज उतर रहा है, या तो उतर रहा है, देखो नीचे के मुंह है ना इसका, हाँ उतर रहा है। ये यहाँ था पहले, यहाँ पे था ये हवाई जहाज, यहाँ से उतर रहा है फिर। ट्रोपोस्फेयर के बाद में आता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं हिंदी में समताप मंडल। समताप मंडल, देखो नाम है ना हिंदी वाला एकदम मस्त है इसका। हिंदी में क्या लिखा है इसके लिए? समताप मंडल। सम का मतलब होता है समान, ताप का मतलब तापमान, मंडल मतलब मंडल, यानी वह मंडल जिसमें तापमान हमेशा समान रहे। तापमान का मतलब कि यहाँ पे भैया हवा भी एक जैसी चलती है, तापमान भी एक जैसा रहता है, यहाँ पे बारिश बुरिश भी नहीं होती, यहाँ पे और काम भी नहीं होते, यानी कि यहाँ पे एकदम काम और कूल यानी शांत माहौल रहता है। कैसा माहौल रहता है मित्रों? शांत एटमॉस्फेयर रहता है। इसीलिए हवाई जहाज इसमें उड़ाए जाते हैं, क्योंकि हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा रहता है। अगर हवाई जहाज के सामने तूफान आएगा, बिजली आएगी, आंधी आएगी, तो भाई हो सकता है नीचे गिर जाए। अब उसमें 200 300 लोग बैठे रहते हैं, अगर ऐसी चीजों के सामने क्या गिर गया तो एक बार हवाई जहाज नीचे गिरता है फिर सभी मरते हैं भाई, बचता कोई नहीं है। तो इसीलिए हवाई जहाज को इसमें उड़ाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, ताकि आंधी तूफान से बच सके और आराम से धीरे धीरे बढ़िया मजे से वो उड़ सके। अच्छा जी, हाँ। तो ये कहां तक फैला हुआ रहता है? ये 11 से 50 किलोमीटर तक फैला रहता है, यानी कि टोटल यहाँ पे जो ना ये वाली बाउंड्री, ये बाउंड्री जहां तक स्ट्रेटोस्फेयर है वो 50 किलोमीटर तक है। इसलिए हवाई जहाज आपने देखा होगा, ये कहां तक है? ये है 18 किलोमीटर तक। तो हवाई जहाज आपने देखा होगा, हवाई जहाज की ऊंचाई का भी देखना, एक ऐप आती है उसका नाम है फ्लाइट रडार 24। तो आपके आसमान में कोई भी हवाई जहाज उड़ रहा है वो बता सकते हैं कि हवाई जहाज कौन सी कंपनी का है, कहां से कहां जा रहा है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो वहां पे आपको ऊंचाई जो मिलेगी वो 38,000 मीटर या फिर 45,000 मीटर इस तरीके से मिलेगी, यानी 45,000 मीटर, 38,000 मीटर, यानी हवाई जहाज 38 किलोमीटर 45 किलोमीटर इतनी ऊंचाई पे उड़ते हैं ऊपर, है ना। और वो किस में आती है? देखो 18 से 50 किस में आ रहा है? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अगर स्ट्रेटोस्फेयर में है मित्रों, तो अगर हवाई जहाज 35 किलोमीटर पे उड़ रहा है तो वो भी कहां पे आएगा? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो हवाई जहाज इसी में उड़ते हैं। अच्छा जी, ये दूसरी लेयर हो गई हमारी, ठीक है। नीचे क्यों नहीं उड़ते हवाई जहाज? क्योंकि नीचे मौसम रहता है, आंधी रहती है, तूफान रहती है, बारिश रहती है, ओले रहते हैं, बिजली रहती है, सब कुछ रहता है। अच्छा, अब तीसरा जो है वो मीजोस्फेयर है। कौन सा? मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर का नाम कैसे निकाला गया? देखो मीजोस्फेयर का नाम कैसे निकाला गया मित्रों? अरे ये हिल क्यों जाती है आजकल, पता नहीं इसको क्या हो रहा है, मेरी बात ही नहीं मानती है। मीजोस्फेयर का नाम देखो क्यों निकाला गया। मीजोस्फेयर के नीचे कितनी है? 1 2, और मीजोस्फेयर के ऊपर भी कितनी परतें हैं? 1 2। बाद में तो यहां पे तो स्पेस चालू हो गया ना, तो इसके ऊपर भी 2, इसके नीचे भी 2, यानी ये बीच का, ये बीच का। और बीच वाले को क्या बोलते हैं हम? मध्य। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मध्य मंडल। मध्य को ही इंग्लिश में बोलते हैं मीजोस्फेयर, यानी कि मध्य मंडल। क्यों बोला मध्य मंडल? क्योंकि ये बीच का है। अच्छा अच्छी, तो मित्रों ये है मीजोस्फेयर, जो कि रोकता है क्या? मीटियोर्स। मीटियोर्स का मतलब कभी आसमान साफ रहे, यानी काला काला आसमान रहे, जब चांद निकला हुआ नहीं रहे, और अगर तुम आसमान देख सकते हो तो छत पे जाना, और जब तारे तुमको एकदम मस्त चमकते हुए दिख रहे हो ना, उस दिन छत पे जाना और छत पे अपना सोडिया बिस्तर कुछ भी डाल के और 1-2 घंटा पड़े पड़े तारों को देखना। गारंटी वाली बात है कि 1-2 घंटे में तुम्हें एक आधा तो ऐसा दिख ही जाएगा कि अचानक से कुछ आया चमकता हुआ और एक लाइन छोड़ के गायब हो गया। तो उसको बोलते हैं मीटियोर्स, है ना। मीटियोर्स का मतलब उल्का पिंड, ऊपर से आते हैं वो और हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में घुसते ही जल जाते हैं, और वो मस्त दिखते हैं भाई आसमान में, मजा आता है देख के। मैं तो रोज देखता हूँ, है ना। मैं तो भाई रात को जब भी टाइम मिलता है ना, मैं जाता हूँ, जब भी तारे निकले थे तब तो जरूर जाता हूँ मैं, और तारों को देखता हूँ। मुझे तारे देखना बहुत पसंद है। उसके बाद कई सैटेलाइट भी दिखती है आसमान में, और कई अजीब अजीब टाइप के तारे भी दिखते हैं, और उसके अलावा कई मीटियोर्स भी दिखते हैं जो जलते हुए आते हैं नीचे, बहुत मजा आता है। तो तुम भी देखना। तो वो कहां पे जल जाते हैं? वो मीजोस्फेयर में ही जल जाते हैं। मीटियोर्स जो हमको जलते दिखते हैं ना, क्योंकि हमको तो यहाँ पे रात को हम जब ऊपर देखेंगे तो हमको तो लेयर नहीं दिखेगी ना, वो तो हमने बांटी हुई है, वैज्ञानिकों ने बांटी हुई। हमको तो एक पूरा आसमान दिखेगा, हमको थोड़ी पता चलता है वो मीजोस्फेयर है क्या है। लेकिन आज पता चल गया कि जहां पे वो जलते हैं उसको बोलते हैं मीजोस्फेयर, यानी कि वो होता है मध्य मंडल। तापमान के बारे में, इनकी तापमान के बारे में एक्स्ट्रा अलग से बात करेंगे। अभी इतनी बात हम इनके तापमान के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि 11वीं क्लास में ये सारी चीजें फिर से आएगी और वहां पे बहुत डिटेल में आएगी। मीजोस्फेयर के ऊपर जो आता है, मीजोस्फेयर तीसरे नंबर की लेयर है, उसके बाद आएगा थर्मोस्फेयर, यानी कि तापमंडल। तापमंडल को तापमंडल इसलिए बोलते हैं मित्रों, थर्मोस्फेयर इसलिए बोलते हैं, थर्मल जो होता है ना, थर्मल, अंग्रेजी में जो थर्मल नाम है वो भी तापमान से ही जुड़ा हुआ है। तापमंडल को तापमंडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉर्मल नियम तो ये है दुनिया का कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, हवा में ऊपर जाओ, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर यानी कि तापमान वो कम होगा। लेकिन भाई ये नियम यहाँ पे तापमंडल में आके बदल जाता है, उल्टा हो जाता है ये नियम। कैसे? यहाँ पे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। क्या बात कर रहे हो भाई,
हमने तो आज तक ये सुना था कि जैसे ऊपर जाओगे, जैसे देखो नीचे बर्फ नहीं जमी हुई, हम पहाड़ के ऊपर गए, ऊपर बर्फ जम गई, यानी कि ऊपर टेम्परेचर कम हो गया। हमने तो यही सुना था कि भाई ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, तुम बोल रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ भाई, तुमने जो सुना ना वो स्ट्रेटोस्फीयर में भी ठीक है, वो ट्रोपोस्फीयर में भी ठीक है, वो मेसोस्फीयर में भी ठीक है, लेकिन जैसे ही हम थर्मोस्फीयर में पहुंचते हैं भाई साहब, ये चीज हो जाती है कि टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो इसीलिए तो इसको थर्मोस्फीयर हमने नाम दिया, इसीलिए तो हमने इसको अलग से एक लेयर बनाया, क्योंकि इसमें कुछ अलग चीज हो रही है, और जिसमें कोई अलग चीज होगी उसको हम अलग लेयर बना देंगे। तो थर्मोस्फीयर की क्या खास बात है कि इसमें तापमान बढ़ता है, क्यों बढ़ता है वो हम अभी नहीं देखेंगे, वो देखेंगे आगे, क्योंकि छठी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी चल रही है, फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है। उसके बाद में मित्रों आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर कुछ ही नहीं है, एक्सोस्फीयर इस थर्मोस्फीयर और स्पेस के बीच की लेयर है। ये लास्ट में स्पेस आ गया और ये एक्सोस्फीयर है, तो इसके बीच की लेयर कौन सी, थर्मोस्फीयर और स्पेस के बीच की लेयर है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर 800 से 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे इसके किलोमीटर भी लिखे हुए, तो पढ़ लेना, मैंने नहीं बताया, भूल गया हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आराम से पढ़ लेना। इसका पीडीएफ भी मैं जब चैप्टर खत्म होगा तो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो किसी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। एक्सोस्फीयर जो है उसको बोलते हैं बहिर्मंडल, यानी जो एकदम बाहर है भाई, धरती के एकदम लास्ट में है। लास्ट में देखो 800 से 3000 किलोमीटर ऊपर, ऊपर भाई साहब ऊपर, 800 से 3000 किलोमीटर ऊपर, छोटी मोटी बात नहीं चल रही, 800 से 3000 किलोमीटर। तो एक्सोस्फीयर में हमारी स्पेसशिप रहती है सारी, हमारी सैटेलाइट जो उड़ती रहती है, जैसे अभी हमने भेजी, और ये जो इलोन मस्क भेजता रहता है अपनी सारी स्पेसशिप, ये सब कहां पे रहती है, एक्सोस्फीयर में। और एक्सोस्फीयर के बाद में आ जाता है भैया खुला स्पेस, खुला मैदान आ जाता है, अंतरिक्ष आ जाता है, और अंतरिक्ष में कोई भी जा सकता है, अंतरिक्ष किसी के बाप का नहीं है, सबका है। तो इस तरीके से 5 लेयर में हमारे एटमॉस्फेयर को बांटा गया है, समझ गए बात। हाँ, वही सेम चीज यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने बताई है। हवाई जहाज देखो समताप मंडल में उड़ाया इन्होंने भी, उसने गलत उड़ा दिया था। माउंट एवरेस्ट देखो ट्रोपोस्फेयर के भी नीचे है, ट्रोपोस्फेयर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। मध्य मंडल बताया इसने, और उसके बाद बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, ये सारा का सारा, इसके भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लेना, वैसे तो डाउनलोड ही कर सकते हो, एनसीईआरटी तो फ्री में मिलती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर की, यानी कि जो ये लेयर हमने पढ़ी मित्रों, जो ये लेयर हमने पढ़ी मित्रों, इन लेयर्स का हम 1 बाय 1 बात करेंगे। तो पहली चीज कौन है, ट्रोपोस्फेयर। दूसरी बात किसकी होगी फिर, स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि पहली बात होगी क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल। दूसरी बात होगी स्ट्रेटोस्फेयर की, यानी कि समताप मंडल। तीसरी बात जो होगी वो होगी मीजोस्फेयर, यानी मध्य मंडल की। चौथी बात होगी थर्मोस्फेयर, यानी कि ताप मंडल की। और पांचवी बात होगी एक्सोस्फेयर, यानी बहिर्मंडल की। तो चलो करते हैं एक एक की बात और एक एक को निपटाते हैं आज। ओके चलो निपटा देते हैं सबको। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, हिंदी में मैं इसको प्यार से बोलूंगा क्षोभ मंडल। भाई ज्योग्राफी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है मित्रों। तुमको अगर ज्योग्राफी से डर लगता है, डर को निकाल के फेंक दो। नहीं फेंकोगे तो मैं फिकवा दूंगा तुमसे, जबरदस्ती फिकवा दूंगा तुमको, ऐसा खोपड़े में तुम्हारे ज्योग्राफी में घुसा दूंगा कि फिर तुम्हारा देवता भी नहीं निकाल पाएगा उसको, समझ रहे हो तुम, है ना। ओके, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, फर्स्ट लेयर, यानी धरती, मतलब तुम जब बाहर गए, जैसे ही तुम अपने घर से निकल के बाहर गए मित्रों, तो तुम्हारा मुंह किसमें है, तुम्हारा मुंह ट्रोपोस्फेयर में है, क्योंकि धरती से जस्ट ऊपर जो स्टार्ट हो जाता है वो ट्रोपोस्फेयर ही होता है। यानी कि यहां धरती खत्म, यहां आसमान शुरू, तो ये ट्रोपोस्फेयर का आसमान है, ये ट्रोपोस्फेयर का आसमान। और कितनी ऊपर तक जा रहा है ये लगभग 18 किलोमीटर ऊपर तक जा रहा है। यानी तुम कितनी ही ऊंची बिल्डिंग पे चल जाओ, तुम बुर्ज खलीफा पे भी खड़े हो जाओगे ऊपर ही ऊपर जाके, जैसे कि टॉम क्रूज खड़ा था, जैसे कि विल स्मिथ खड़ा था। अगर तुम बुर्ज खलीफा के ऊपर भी जाके खड़े हो जाओगे तो भी तुम्हारा मुंह कहां पे रहेगा, ट्रोपोस्फेयर में रहेगा, क्योंकि बुर्ज खलीफा तो सिर्फ 1 आधी किलोमीटर ऊंची है, लेकिन हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है वो 18 किलोमीटर तक फैला हुआ मित्रों, 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसी में बादल बनते हैं, उसी में तूफान आते हैं, उसी में बादल गरजते हैं, टिप टिप बरसा पानी, तो पानी भी कहां से बरसता है, वो भी ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल से बरसता है। अच्छा जी, हाँ। तो देखो ये है ट्रोपोस्फेयर। ये हवाई जहाज पता नहीं क्यों दिखा देता है यहाँ पे, पागल है ये उड़ता हुआ दिखा रहा है, पहले तो उतरता हुआ दिखा रहा था, अब ये उड़ा है, ऊपर जाएगा और ये बादलों से ऊपर जाएगा हवाई जहाज। तो ये है ट्रोपोस्फेयर। देखो यहाँ पे बादल है, बड़े बड़े बारिश हो रही है, ये छोटा बादल है और सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे बात करें मित्रों तो देखो ये है हमारा ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अच्छा, और इसमें देखो क्लाउड मिलते हैं हमको, अलग अलग टाइप के क्लाउड है। देखो ये इतना बड़ा बादल है, अरे भाई साहब, ओ भाई ये बादल तो एकदम नीचे से स्टार्ट होकर एकदम ऊपर तक जा रहा है, बहुत किलोमीटर तक फैला हुआ है। हाँ ये देखो ये छोटा बादल है, लंबा फैला हुआ है, ये एकदम छोटा बादल है, और ये बादल तो एकदम ऊपर है, इनका तो पता ही नहीं बादल भी है क्या। ये सारे के सारे बादल कहाँ मिलते हैं हमको, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। अच्छा, कॉमर्शियल जेट यहाँ उड़ता है बेटा, यहाँ पे उड़ाओ,
हवाई जहाज को यहाँ उड़ाओ, यहाँ से हटाओ, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर हो गया ये सारा। मौसम वाले सारे काम कहां होते हैं? ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में। जहां पे क्षोभ मंडल खत्म होता है, यानी मैंने बताया कि क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल है ना। किसके ऊपर? ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है ना समताप मंडल। किसके ऊपर मित्रों? ट्रोपोस्फेयर के। क्या है? समताप मंडल। तो अगर ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है तो ट्रोपोस्फेयर कहीं ना कहीं तो खत्म भी होगा ना। हाँ, तो जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है, जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज यानी कि क्षोभ सीमा। यहां पे देखो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ क्षोभ सीमा, यानी जहां पे ये खत्म हो रहा है, लास्ट लिमिट जहां पे आ गई इसकी, उसको बोलेंगे क्षोभ सीमा यानी कि ट्रोपोपोज। उसी तरीके से जो समताप मंडल है वो जहां पे खत्म होगा, देखो यहां पे खत्म हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम समताप सीमा यानी कि स्ट्रेटोपोज। और उसके बाद में आएगा मध्य मंडल, तो मध्य मंडल जहां खत्म होगा उसको बोलेंगे हम मध्य सीमा यानी कि मीजोपोज। और वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल जहां खत्म होगा उसको आप बोल भी सकते हो कि एक्सोपोज यानी कि बाह्य सीमा। लेकिन बोलते नहीं है क्योंकि उसके बाद में तो अंतरिक्ष चालू हो गया, तो सीमा किस चीज की? अंतरिक्ष आ गया ना भाई, सीधा सीधा। अच्छा, तो यही यहां पे मैंने दिया है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें सारे मौसम वाले काम होते हैं, और जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसमें सारे मौसम वाले काम होते हैं। और जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है, स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपोज यानी कि क्षोभ सीमा। इन चीजों को खोपड़े के अंदर डाल के रखने का। और अभी तुमको लेने का है इसका स्क्रीनशॉट, तो तुम ले सकते हो। ये जो मैं तुम्हारे लिए इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ओके ओके, ले लिया। चले आगे, चलो 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 चलो। ट्रोपोस्फेयर खत्म हुआ, बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब होता है समताप मंडल। कई चीजों का हिंदी में नाम होता है ना, उस नाम में सब कुछ छुपा हुआ रहता है। अभी जिसके नाम में लिखा हुआ है समताप मंडल, यानी वो मंडल जिसका तापमान समान रहता है, वो मंडल जिसका तापमान समान रहता है उसको समताप मंडल कहते हैं। तो समताप मंडल में तापमान हमेशा समान रहता है, यानी कि यहाँ पे मौसम ज्यादा नहीं बदलता है, यहाँ पे बारिश बादल नहीं पहुंच पाते हैं, यहाँ पे आंधी तूफान नहीं चलते हैं। जस्ट अबाउट द ट्रोपोपोज एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर। तो बोलता है कि सब ट्रोपोपोज जो है उसके जस्ट ऊपर क्या है? ट्रोपोपोज मैंने बता दिया ना किसको बोलते हैं, कि नीचे ट्रोपोस्फेयर था, नीचे खोरी का मकान, ऊपर चोरी का मकान, आए रे आए रे आए रे। तो नीचे ट्रोपोस्फेयर, ऊपर ट्रोपोपोज, है ना। तो यहाँ पे ट्रोपोपोज है, ट्रोपोस्फेयर जहां खत्म हो रहा है उसको हम ट्रोपोपोज बोल रहे हैं। और ट्रोपोपोज के जस्ट ऊपर क्या आ जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल आ गया इसके ऊपर। अच्छा हाँ, समताप मंडल कहां तक फैला हुआ है? इसकी लिमिट जो है वो 50 किलोमीटर है। अच्छा, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड वेदर फिनोमिना, यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसमें ना ही तो कोई बादल होते हैं, ना ही कोई मौसम वाला कहानी होती है, यानी मौसम भी एकदम मस्त रहता है। मौसम है सुहाना, तुम ट्रोपोस्फेयर में जाके हवाई जहाज उड़ाना, हवाई जहाज उड़ाना। क्यों? क्योंकि वहां पे मौसम सुहाना है, तो वहां पे हवाई जहाज उड़ाओगे, डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, आंधी तूफान नहीं आएंगे, बिजली नहीं चमकेगी, तो आदमी आराम से सुरक्षित होकर चलेगा ना। हवाई जहाज वैसे हवा में रहता है भाई, भगवान भरोसे रहता। अच्छा, एयरप्लेन फ्लाई हेयर, कहां पे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं? ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में क्या करते हैं? एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। ओके ठीक है। कंटेंस ओजोन लेयर, जो हमारी ओजोन परत होती है ना, ओजोन की परत होती है जो हमको बचाती है सूरज की हानिकारक किरणों से, वो भी ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। कहां होती है ओजोन लेयर? ट्रोपोस्फेयर में, यानी कि समताप मंडल में। तो ये देखो, ये दिख रही है ना इस पे। अरे ट्रोपोस्फेयर में नहीं रे, स्ट्रेटोस्फेयर में रे, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। मैं ट्रोपोस्फेयर बोल रहा हूं, तुम कमेंट नहीं कर रहे हो नीचे के गुरु मास्टर, गलत बोल रहे हो तुम, ध्यान नहीं है इसका मतलब तुम्हारा। स्ट्रेटोस्फेयर में देखो, ये नीली नीली दिख रही है तुमको, ये नीली नीली क्या है? ये ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर। तो ये ओजोन लेयर क्या करती है? ये ओजोन लेयर जैसे सूरज की जो हानिकारक यूवी रेज आती है ना, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, हिंदी में पढ़ा होगा, मैंने हिंदी में ही पढ़ा था छोटी क्लासों में, समझ में नहीं आया था। आज मैं तुमको समझा रहा हूं, लेकिन मुझे भी अगर कोई मास्टर ऐसा समझा देता तो भारत का सबसे बड़ा जियोलॉजिस्ट बन सकता था मैं। तो ये देखो, यहां से पराबैंगनी किरणें, बैंगनी बनाता हूं भाई, रंग भी तुम बैंगनी लो ना, फिर बैंगनी की बात कर रहे हो तो बैंगनी कलर लो। ये पराबैंगनी किरणें आई, और भाई बिड़ी ओप, या तो चली गई या फिर यहां पे घुल गई। ओजोन लेयर कैसे काम करती है हम देखेंगे कि ओजोन में जो ओजोन गैस होती है उससे जब पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज टकराती है, तो फिर वो ओजोन गैस जो है वो ओजोन O3 होती है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3,
लेकिन जब इसके अल्ट्रा वायलेट किरण टकराती है तो ये O2 यानी कि ऑक्सीजन में टूट जाती है। ये सिस्टम चलता रहता है हमेशा, है ना। तो इस तरीके से हम जब ओजोन पढ़ेंगे, ओजोन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी ये मानो कि ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है, एक परत है धरती के ऊपर जो कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में है। और ये लेयर क्या करती है, ये लेयर हमको बचाती है सूरज की एकदम खतरनाक किरणों से। कि अगर मित्रों ये लेयर नहीं होती अंतरिक्ष में तो हम जल जाते, हम मर जाते। लेकिन हमको मरने से बचा रखा है इस लेयर ने, जिसका नाम है ओजोन लेयर। और ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, तो ये भाई समताप मंडल हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर का मतलब होता है मध्य मंडल। मीजोस्फीयर के बारे में क्या क्या नई नई बातें हैं कि जस्ट अबाउ द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर। तो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोपोज मिलेगी तुमको, स्ट्रेटोपोज मिलेगी ना, वो लाइन जहां पे स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। और स्ट्रेटोपोज के ऊपर क्या मिलेगा तुमको, फिर स्ट्रेटोपोज के भैया ऊपर हमको मिल जाएगा मीजोस्फीयर। भाई इनको तुमको याद करना पड़ेगा, नीचे से याद करो, एकदम नीचे से क्या स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद में मीजोस्फीयर, उसके बाद में क्या होगा बताओ, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर किसका पार्ट है, आयनोस्फीयर किसका पार्ट है बताओ। आयनोस्फीयर जो है वो किसका पार्ट है, वो थर्मोस्फीयर का पार्ट है। किसका, थर्मोस्फीयर का। आयनोस्फीयर कोई खुद अलग से स्फीयर नहीं है। जिस तरीके से मैंने बताया ना कि ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट है, उसी तरीके से अब पहली लेयर से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगी, सबसे पहली लेयर हो जाएगी अपनी थर्मोस्फीयर, है ना। थर्मोस्फीयर थोड़ी होगी, ट्रोपोस्फीयर। सबसे पहली लेयर हो जाएगी ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद हो जाएगी स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद हो जाएगी मीजोस्फीयर, उसके बाद हो जाएगी थर्मोस्फीयर, उसके बाद हो जाएगी एक्सोस्फीयर। फिर से बोलेंगे मेरे साथ में, ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल, ठीक है, ओके। ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, और दूसरा फिर उसके ऊपर समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके ऊपर मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर थर्मोस्फीयर यानी कि ताप मंडल, और उसके ऊपर फिर एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल। ठीक है, ये 4-5 मंडल है, ये याद रखना, बिल्कुल रट लेना इनको। तो यहां पे लिखा हुआ है जस्ट अबाउट द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर तक फैला रहता है। फिर 50 से 80 किलोमीटर में हमको क्या मिलेगा, मीजोस्फीयर मिलेगा, है ना। ठीक, मीटियोराइट्स बर्न इन दिस लेयर, यानी कि जो उल्कापिंड आते हैं वो इस लेयर में आके फुस 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 हो जाते हैं मित्रों, फुस हो जाते हैं। अच्छा जी। और जो एक स्पेशल क्लाउड होते हैं, एक स्पेशल बादल होते हैं। देखो वैसे तो मैंने बताया था तुमको कि बादल जो है वो ट्रोपोस्फीयर से ऊपर नहीं जाते, यानी कि जो हमारा क्षोभ मंडल है उससे ऊपर बादल नहीं जाते। लेकिन ये स्पेशल क्लाउड होते हैं जिनको बोलते हैं नोक्टिलूसेंट क्लाउड। नोक्टिलूसेंट क्लाउड ये हमको मिलते हैं कहां पे, ये हमको मिलते हैं जो हमारे पोल है ना, पोल यानी कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पे ये क्लाउड मिलते हैं। ये स्पेशल बादल है, इसलिए स्पेशल है क्योंकि इनकी एक स्पेशल बात ये होती है कि चमकते हैं रात को। ये बादल रात को चमकते भाई साहब, वहां पे तुम देखोगे तो एकदम चमाचम दिखेगा रात को, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे। तो ये जो बादल है ना, नोक्टिलूसेंट क्लाउड, नोक्टिलूसेंट क्लाउड, ये नोक्टिलूसेंट क्लाउड कहां मिलते हैं, ये मिलते हैं मीजोस्फीयर में। सबसे ऊपर जाने वाले बादल यही है। तुमको पूछा जाए कि सबसे ऊपर जाने वाले बादल कौन से होते हैं, और उसमें अगर नोक्टिलूसेंट क्लाउड का ऑप्शन हो तो यही तुमको चूज करना है। कहां मिलते हैं, मीजोस्फीयर में। अच्छा, और जो हमारे साउंडिंग रॉकेट होते हैं, यानी आवाज करने वाले रॉकेट होते हैं, वो भी कहां पे छोड़े जाते हैं, मीजोस्फीयर में छोड़े जाते हैं। और यहाँ पे देखो मीटियोर्स भी यहाँ पे जल के राख हो जाते हैं, ठीक है, मीजोस्फीयर में। अच्छा, अब मीजोस्फीयर का काम हो गया खत्म। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। चलो, थर्मोस्फीयर यानी कि तापमंडल। एनसीईआरटी ने इसको क्या हिंदी में नाम दिया वही हम भी लिखते हैं। थर्मोस्फीयर को दिया है समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। इसको बाह्य वायुमंडल बोल दिया, लेकिन ये थर्मोस्फीयर बोला जाएगा। एनसीईआरटी ने ठीक से नहीं बोला। देखता हूं मैं, इंग्लिश वाली में तो बोला है क्या इसको, इंग्लिश वाले में थर्मोस्फीयर ही बोला है इसको। तो बाह्य वायुमंडल नहीं होगा थर्मोस्फीयर की, एकदम अगर तुम हिंदी करना चाहो तो वो तापमंडल होगा, तापमंडल। लेकिन हो सकता है इन्होंने तापमंडल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर यहाँ पे इसका नाम समताप मंडल था, तो स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो सकता है 7वीं क्लास का कि ये दोनों एक ही है क्या। तो समताप का मतलब तो हो गया सम, इसके आगे सम लगा हुआ है। सम का मतलब जहां पे तापमान एक जैसा रहे, लेकिन ये तापमंडल है यानी यहाँ पे तापमान बढ़ता है, तो इसके मैंने सम नहीं लगाया। तो तुम इसको समझ जाना, थर्मोस्फीयर को मैं तापमंडल बोलूंगा क्योंकि मुझे तो इसका एनसीईआरटी वाला अनुवाद अच्छा नहीं लगा। तो थर्मोस्फीयर की बात करते हैं, इसको बोलेंगे तापमंडल। जस्ट अबव द मीजोस्फीयर एक्सटेंड अप टू 400 किलोमीटर, यानी मीजोस्फीयर थी 80 किलोमीटर तक, इससे लेके अब 400 किलोमीटर तक क्या होगा, थर्मोस्फीयर यानी कि तापमंडल होगा।
और तापमंडल में हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। हाँ, आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर, हेल्प इन द रेडियो ट्रांसमिशन। तो जिस तरीके से मित्रों स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर थी ना, स्ट्रेटोस्फीयर में हमने बताया कि ओजोन की एक लेयर है जो कि सूरज की खतरनाक किरणों को आने से रोकती है, उसी तरीके से जो ये तापमंडल थर्मोस्फीयर है इसमें एक लेयर मिलती है, उसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। वो आयन्स होते हैं, आयन्स, आयनोस्फीयर। आयन एक जगह बहुत सारे इकट्ठे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आयन की, मान लो ये लेयर है, ये आयन की लेयर है ना, ये लेयर है पूरी धरती के ऊपर, किसमें है, ये थर्मोस्फीयर में आयन की लेयर है। तो नीचे से अगर कोई भी रेडियो सिग्नल जाएगा ना, रेडियो सिग्नल, जैसे मान लो यहाँ पे था कोई और रेडियो पे कोई समाचार भेजने के लिए ऐसे सिग्नल छोड़ा, तो इस आयनोस्फीयर से रेडियो सिग्नल टकराएगा और टकरा के फिर यूं नीचे वापस से धरती पे आ जाएगा। तो देखो इसकी रेंज बढ़ सकेगी ना, यहां से मारा, जैसे नहीं मारते क्या हम गेंद मारते हैं ना, कि गेंद को नीचे मारेंगे वो टप्पा खा के ऊपर जाएगी, ऊपर भिड़ के फिर से अपने पास आएगी, फिर अपन जोर से मारेंगे और जोर से जाएगी। तो वैसे ही जैसे यहां से रेडियो फ्रिक्वेंसी आप फेंकोगे वो वहीं पे जाएगी, तो किधर भी आप टक्कर मारोगे तो वो फिर टकरा के वापस से नीचे धरती पे पहुंच जाएगी। तो ये रेडियो ट्रांसमिशन में काम आता है क्या, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर को बोलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल खुद अपने आप में कोई स्पेशल मंडल नहीं है, बल्कि यह थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है, यानी कि यह तापमंडल का ही पार्ट है। तो आयन मंडल कौन से स्फीयर में मिलता है, थर्मोस्फीयर में। क्या काम आता है, वो आता है रेडियो ट्रांसमिशन के काम। तो ये लिखा हुआ आयनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर, हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे यहां पे हाइट बढ़ती है, तो नॉर्मल कानून तो ये बोलता है कि जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा, लेकिन थर्मोस्फीयर में अलग सिस्टम चलता है, इसीलिए इसको हमने थर्मोस्फीयर बनाया। और अलग सिस्टम ये है कि जैसे जैसे यहां पे हाइट बढ़ेगी, यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा जी, हाँ देखो ये टेम्परेचर वाला सिस्टम यहां भी दिखाया है, अभी समझ जाओ तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आगे तो समझाऊंगा मैं। जैसे देखो ये था हमारा ट्रोपोस्फीयर, क्या था मित्रों, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। यहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इस साइड कम हो रहा है, माइनस में जा रहा है। फिर ये आ गई ट्रोपोपोज, उसके बाद में देखो ये क्या आ गई, स्ट्रेटोस्फीयर। यहां पे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है, यहां पे भी बढ़ रहा है, लेकिन क्यों बढ़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर है, मैंने तुमको बताया ना ओजोन लेयर है, और वो ओजोन लेयर सूरज की हानिकारक किरणों को रोकती है। तो हानिकारक किरणें गर्म होती होगी ना, और उनको ओजोन लेयर रोक रही है, तो अगर रोक रही है तो वहां पे गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस किरणों को रोक रही है, किरणें वहां पे जमा हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन फिर मीजोस्फीयर में टेम्परेचर फिर से गिरा 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 गिरा, लेकिन फिर आ गया हमारा तापमान थर्मोस्फीयर, और यहाँ पे टेम्परेचर फिर से खूब भयंकर रूप से बढ़ा। देखो यहाँ तो इतना ही पहुंचा था स्ट्रेटोस्फीयर में, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर हजारों डिग्री में चला जाता है, कहां पे, थर्मोस्फीयर में। अच्छा, थर्मोस्फीयर हो गया, पता चल गया तुमको, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। और अब थर्मोस्फीयर के बाद में लास्ट आ गया एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर के बाद में हमारा अंतरिक्ष, खुला अंतरिक्ष जिसमें घूमा आराम से, कोई रोकने वाला नहीं है। तो एक्सोस्फीयर को बोलते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल यानी बाहर वाला, सबसे बाहर वाला मंडल। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर एक्सटेंड बियॉन्ड 400 किलोमीटर। तो थर्मोस्फीयर की रेंज हो गई 400 किलोमीटर, इसकी रेंज हो गई इसके आगे 400 किलोमीटर के ऊपर क्या हो गया, ट्रोपोस्फीयर की 18 किलोमीटर तक थी, स्ट्रेटोस्फीयर की 50 किलोमीटर तक थी, मीजोस्फीयर की 80 किलोमीटर तक थी, इसकी 400 किलोमीटर थी, और 400 से ऊपर क्या आएगा, फिर एक्सोस्फीयर आएगा। हैज वेरी थिन गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो देखो मैंने एक बार मैंने तुमको धरती के अंदर वाला पार्ट पढ़ाया था कि धरती के अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो भारी चीज होती है ना भाई साहब, धरती का मान लो ये अंदर वाला हिस्सा है ना, ये है धरती का अंदर का कोर, एकदम लाल बम हो रहा है ना, उसके ऊपर फिर मेंटल, ये मेंटल है, ठीक है, ये मेंटल, अरे भाई ओ महाराज महाराज लाल लाल दे दे, ये मेंटल है, ठीक है, और ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है ऊपर। तो मैंने बताया था कि जो लोहा है, लोहा सबसे भारी होता है, तो कोर जो है धरती की वो लोहे की बनी हुई, क्यों, क्योंकि जो भारी चीज होगी वो डूब के नीचे जाएगी ना भाई, भारी चीज तो डूब के नीचे जाएगी। और ऊपर जो है, ऊपर एकदम हमारी जो क्रस्ट है जिस पे हम खड़े हैं, वो सिलिका की बनी रहती है ना, सियाल, याद हो तो सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम बहुत हल्के होते हैं, तो हल्की चीज ऊपर रह जाती है। तो हम जहां पे खड़े हैं वो सबसे ऊपर वाली परत है धरती की, तो वहां पे सिलिका एल्यूमिनियम हल्की चीज रह गई, और जो भारी भारी चीज थी जैसे निकल हो गया और फेरस हो गया, यानी कि लोहा हो गया, वो कोर में और मेंटल में चले गए। अच्छा, तो उसी तरीके से देखो एटमॉस्फेयर में वही चीज लगती है कि जो ऊपर ही ऊपर वाली परत होगी, तो सबसे ऊपर इतनी ऊपर कौन सी गैस जा सकती है जो हल्की होगी, फिर उससे भारी गैस यहाँ पे रहेगी, उससे भारी गैस यहाँ रहेगी, उससे भारी गैस यहाँ रहेगी, फिर सबसे भारी गैस यहाँ पे रहेगी। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो भारी गैसों में आती है, हाँ आती है बिल्कुल, इसीलिए वो ट्रोपोस्फीयर में यहाँ पे पाई जाती है। ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन कम होती रहेगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का वजन ज्यादा है। तो गैस भी भाई साहब सिर्फ और सिर्फ लोहा पत्थर यही वजन नहीं होता, गैसों में भी वजन होता है। तो इसीलिए जो एक्सोस्फीयर है ये सबसे ऊपर है, ये 400 किलोमीटर से भी ऊपर है। तो इतनी ऊपर कौन सी गैस जा सकेगी जो बहुत हल्की होगी, और जो हल्की गैसें होती है उनका नाम है हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम वही गैस होती है जो बच्चों को गुब्बारे देते हैं ना, जो मैंने बचपन में देखे थे, स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा भाई ये क्या चमत्कार है,
गुब्बारा मैं नॉर्मल पकड़ता था वो तो नीचे जाता था, लेकिन एक गुब्बारा मेरे को ऐसा लाके दिया किसी ने जिसको मैं छोड़ रहा था तो वो ऊपर जा रहा था अपने आप, वो अपने आप ही छत पे जाके चिपक जाता था। अरे मैं सोचता भाई ये ऊपर कैसे जा रहा, कौन सा जादू है इसमें। फिर पता चला मेरे को भाई उसमें हीलियम गैस डाली हुई है, और जो हीलियम गैस होती है वो होती है एकदम हल्की। तो एटमॉस्फेयर है भारी, हीलियम हल्की, तो हीलियम ऊपर जाने की कोशिश करती है। वैसे हाइड्रोजन जो है वो भी हल्की गैस होती है, तो ये मिलती है एग्जॉस्फेयर में, भरी पड़ी है हीलियम और हाइड्रोजन। जितनी चाहिए उतनी ले लो, जितने गुब्बारे फुलाने उतनी फुला लो, है ना। इसका मतलब ये नहीं है मित्रों कि नीचे हीलियम नहीं मिलती, नीचे भी मिलती है लेकिन कम क्वांटिटी में मिलती है, ऊपर ज्यादा मिलती है। अच्छा, तो ये हो गया हमारी एटमॉस्फेयर का सारा जो हमने देखा एटमॉस्फेयर कैसा बना हुआ है कैसा नहीं बना हुआ है। और जब वेदर एंड क्लाइमेट है ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में मित्रों, नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे जो नंबर 1 लिखा हुआ है उसको दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, नीचे भी सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और उधर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, उस साइड में देख लेना, उस साइड में पूरी प्लेलिस्ट आ रही है जहाँ पे ज्योग्राफी की सारी वीडियो मैंने डाली है। और रात को मैं पॉलिटी की वीडियो भी डालता हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ गुड डे। रात को देख रहे हो तो हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।